जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जहां तक क्लियर कर लिए थे उससे अगला पार्ट है। यहाँ पर हम लोग प्रपोशन उसमें पढ़े थे। यहाँ प्रपोशन का कितने प्रकार है, क्या है, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और आप यकीन मानिएगा कि अगर आप लोग शुरू से अंत तक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह से बन पाएंगे। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो भी प्रश्न दिया जाएगा उनको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे परपोषण कहते किसको है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से या दूसरे पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे ही कहते हैं परपोषण। और जो जीव ऐसा करते उसको कहते हैं परपोषी। तो यहाँ परपोषण के 3 प्रकार है, 3 भाग में बांटा गया। एक होता है मृत जीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषण। 3 भाग है इनका, ठीक है। मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है, नाम से ही तीनों चीज आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि आप यहाँ देखिएगा मृत जीवी। मृत जीवी का मतलब क्या होता है? मृत मतलब मरा हुआ। जीवी पोषण, वैसे जीव जो मृत मरा हुआ जीव जंतु पौधे से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव जो कहलाते हैं वो मृत जीवी पोषण में कहलाते हैं। क्लियर होगा? देख लीजिए इनका परिभाषा थोड़ा सा कि वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से, मृत जीवी हो सकता है, मरा हुआ पेड़ पौधा भी हो सकता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। अब जो मृत जीवी पोषण करने का मतलब जो मरा हुआ जीव होगा, कोई सड़े गले हुए पेड़ पौधे होंगे, उनसे जो भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा? यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। चले आगे हम लोग, चलिए। जैसे हम देख लीजिए, आप गोबर छत्ता को देखेंगे। गोबर छत्ता आप देखे हैं कहाँ उगता है? बताएंगे कहाँ उगता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ उगता है। तो ये उगता है गोबर, हम लोग जो गाय भैंस का गोबर को एक जगह ढेरी कर देते हैं वहीं पर निकलता है गोबर छत्ता। क्या निकलता है वहां पर? गोबर छत्ता निकलता है। दूसरा होता है कवक इत्यादि। अब ये क्या है? गोबर छत्ता। देखिएगा जिस गोबर पर रहता है वो कहीं न कहीं सड़ा गला हुआ पदार्थ रहता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरे हुए रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन ये लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इस प्रकार से मृत जीवी का हमारा जो उदाहरण है गोबर छत्ता है, कवक है इत्यादि और भी सब है, देखिएगा बुक में होगा। क्लियर होगा? यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए क्या कह रहा है, मृत जीवी को अपघटक भी, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, निम्नलिखित में से किसे अपघटक कहा जाता है? तो याद रखिए किसको कहते हैं? मृत जीवी को। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? अपघटक भी कहते हैं। क्लियर होगा? चलिए, मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। मतलब जो जीव मृत जीवी पोषण करता है, जैसे जो जीव परपोषण करता है वो परपोषी कहलाते हैं, उसी प्रकार जो जीव मृत जीवी पोषण करते हैं वो मृत जीवी कहते हैं उसे, जो मृत जीवी पोषण करेगा। क्लियर होगा? चलिए, अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। यही कहने का अर्थ आता है कौन सा? मृत जीवी पोषण पाया जाता है। किसमें किसमें? अनेक कवक है, बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोआ है, इन सब में पाया जाता है कौन सा? मृत जीवी। क्लियर समझ में आ रहा होगा? किसी पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला आता है दूसरा हमारा है, वो है परजीवी। पर का मतलब हम बताए थे आपको, पर का मतलब दूसरा जीव, दूसरे जीव। तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है उस पर, या अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है किसी दूसरे माध्यम से रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी परपोषण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दूसरे पर आश्रित है, वो 2 तरीका हो सकता है, या तो परमानेंट अस्थाई या अस्थाई भी हो सकता है। आप देख पाएंगे कि यह पोषण कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। अब हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। आप लोग यदि गांव देहात से आते होंगे, हम लोग तो गांव देहात में अच्छी तरह देखे हैं, गांव देहात के आदमी हैं। एक पौधा होगा, कोई भी पेड़ एक बड़ा सा, उसके ऊपर देखिएगा आप एक लत्ती टाइप का लतरा हुआ जो है वो पौधा छोटा सा चढ़ा हुआ रहता है, लत्ती टाइप का। उसमें कुछ फल भी होते हैं,
जिसको कि हम लोग देहाती भाषा में क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है, पता होगा आप लोग को, बताइएगा, उनको कहा जाता है अमरबेल, या हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं गुजुर लत्ती। क्या कहते हैं उसको? गुजुर लत्ती भी कहते हैं। वो क्या करता है, हरा तो उनका रंग होता है लेकिन वो अपना भोजन नहीं खुद से बनाते हैं। अब कहिएगा कि सर वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं तो कहाँ से लाते हैं भोजन? वो जिस पौधे पर रहते हैं उसी पौधे से अपना भोजन क्या करते हैं, लेते हैं उसी पौधे से, जिसके कारण वो पौधे में जो रियल में वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि उसमें नहीं हो पाती है। एक उदाहरण के तौर से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए उदाहरण तौर पे आप अपने घर में कुल 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5। उदाहरण से बता रहे हैं। 5 सदस्य में से डेली आपका खाना बनता है 5 सदस्य का। अब उसमें क्या कीजिएगा आप, बहुत ज्यादा होगा तो एक आध थोड़ा बहुत हम लोग के घर में ज्यादा बन जाता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन कोई आपका पड़ोसी या कोई आपका मेहमान डेली ये रूटीन बना ले कि खाने के टाइम में उसके यहाँ जाना है और डेली 2-3 वो आ जाए खाने के टाइम में ही, तो आपका तो फर्ज बनता है कि हाँ थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अब पूछिएगा तो वो पेटू आदमी पकड़ के हुमच के खा लेगा। खा लिया, पता चलेगा 2-3 आदमी का खाना घट जाएगा। अब दोपहरिया में इतना धूप होता है, आप बनाने के लिए नहीं ना चल जाइएगा तुरंत, तो जिसके कारण क्या होगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा कम खाइएगा और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग कमजोर पड़ जाइएगा। ऐसा भी आप उनको बोल भी नहीं सकते हैं कि मत आइए मेरे यहाँ खाना खाने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हो जाइएगा, आप लोग कमजोर हो जाइएगा, जिसके कारण कमजोरी का कारण कौन है? वही 2-3 को जो मेहमान आता है, चाहे पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वही 2-3 को हो गया। उसी प्रकार कोई भी वृक्ष जितना अपना भोजन करेगा उतना ही बना पाता है, जिसके कारण अमरबेल जिस पौधे पर रहते हैं उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और बेचारा को अपना जो है उतना जितना वृद्धि होना चाहिए, जितना पोषण मिलना चाहिए उतना पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन वृक्षों में अधिकतर वृद्धि नहीं हो पाती है। ज्यादातर मोटाई नहीं बढ़ पाता है, लंबाई नहीं बढ़ पाता है, मतलब जिस तरह से विकास वृद्धि उनका होना चाहिए वो वैसा नहीं हो पाता है। तो अमरबेल है, एवं प्रकार से ढेर सारा उदाहरण है। तो अमरबेल हम लोग के गाँव में ज्यादा होता है, देखे भी हम लोग बहुत करीब से है, इसीलिए उनका एग्जाम्पल दिए। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। क्या बोलेंगे इसको? परजीवी। परजीवी का ये सारा उदाहरण को याद रखिएगा। अगला है, परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। अब जो परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो किस रूप में होते हैं? तरल रूप में। किस रूप में होते हैं? तरल रूप में। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे। तो अब देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? देखिएगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस तो आप समझ रहे होंगे, ठोस यानी कि सॉलिड, और तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि पानी क्या है? तरल है, द्रव के रूप में है। घी, तेल, ये सब जाता है वो तरल है, लिक्विड है। ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण का परिभाषा समझ गए होंगे। जैसे में मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी, हम लोग जो अपना भोजन लेते हैं वो या तो ठोस रहता है या तरल रहता है। क्लियर होगा यहाँ तक में? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो पोषण करेगा उसको कहेंगे हम लोग प्राणी संपोषण। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। जंतु मतलब जानवर जो होते हैं, जानवर जैसे हम लोग भी जंतु में ही आते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि मतलब हम लोग जंतु बोले तो किसी से लड़ गए, नहीं, हम लोग भी जंतु में ही आते हैं। जितने भी जीव हैं वो सब सारा का सारा जंतु कहलाते हैं। समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जो जीव प्राणी संपोषण करते हैं उसको हम लोग प्राणी संभोजी भी बोल सकते हैं। जैसे मनुष्य भी प्राणी संपोषण करते हैं, तो इस प्रकार का जीव जो हम लोग प्राणी संभोजी हैं। भोजी नहीं कर रहे हैं आप लोग, भोजी नहीं समझ लीजिएगा, भोजी बोल रहे हैं, भोजी। हाँ, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम भी जो होता है उसमें प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। दोनों में, किसमें किसमें? अमीबा और पैरामीशियम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है, तो ऑप्शन में इस प्रकार से जब रहेगा तो आप देख लीजिएगा, मेढक, मनुष्य, इन सब में भी, और साथ में अमीबा और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। क्लियर होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको समझिएगा। कोशिका किससे कहते हैं? सबसे पहले समझिए थोड़ा सा कोशिका के बारे में। हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं जो कोशिका से नहीं बना होगा।
पूरा का पूरा शरीर में जो छोटा छोटा कण है, इकाई है, ये हमारा सारा सारा क्या है, कोशिका है। परिभाषा देख लीजिए कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोशिका। अब कई सारे जब कोशिका मिलते हैं तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, उत्तक। क्या बनता है, उत्तक। यदि आपसे पूछा जाएगा उत्तक किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्लियर होगा। चलिए, अब है उत्तकों के समूह से अंग बनता है। उत्तक का जो समूह होता है उससे क्या बनता है, हमारा एक अंग बनता है। जैसे उंगली क्या है, अंग है। अंगूठा क्या, अंग है। ये हाथ क्या है, अंग है। ये क्या, पैर क्या है, अंग है। ठीक है। उत्तकों के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है। अंगों से अंग तंत्र बनता है। अब देख लीजिए, कई सारा उंगली बना, ये हाथ बना। कई दोनों हाथ मिलके एक पूरा, मतलब दोनों हाथ है, फिर ये पूरा ढांचा बना हुआ है, फिर यहाँ से दोनों पैर अलग है। ये सारा जब मिलता है तो उसको अंग तंत्र कहते हैं। और विभिन्न अंग तंत्र, ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, इन सब जब मिलते हैं तो ये सब जीव का निर्माण करते हैं। हम लोग एक संपूर्ण क्या बन गए, जीव बन गए। सबके पास अंग होगा अपना अपना, वो सब मिल, जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं जीव। क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बता देते हैं, आप थोड़ा सा बुक से भी पढ़ के आइएगा। क्लियर होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहते किसको, जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए अलग अलग चीज का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आपको सिंपल से बोले आपको दाल बनाना है, क्या सब चाहिए, तो सबसे पहले कच्चा पदार्थ दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, उसके बाद मसाला चाहिए वगैरह, मतलब गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो ये सब चीज को जो मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हम लोग का खाना बन के तैयार हो जाता है। समझ गए होंगे। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होना किसमें जरूरी है, पेड़ पौधा में। और पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें 4-5 चीज ऐसी है जो महत्वपूर्ण है, हम लिख देते हैं। पहला देखिएगा, पहला क्या होता है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए। पहला क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है CO2। और तीसरा होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है H2O, यानी कि जल। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए एकदम जरूरी होते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे। आगे इसके बारे में विश्लेषण से आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।